गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एक भूगोल के महत्वपूर्ण विषय यानी महासागरीय निक्षेप। ये महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं, इनके क्या प्रकार है और ये अधिकांशतया कौन से क्षेत्रों में यानी कौन से महासागरों में पाए जाते हैं, या इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है उनमें जो पंख वगैरह होते हैं जैसे नीला पंख है, लाल पंख है, हरा पंख है, ये कहाँ पे सर्वाधिक है, या अपन कह सकते हैं इनमें लाल होने का कारण क्या है, पीला होने का कारण क्या है। तो इन सब बातों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। और मैं केवल आपको उनके की पॉइंट देने वाला हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वाली चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और उनको याद कैसे किया जाता है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं महासागरीय निक्षेप। देखो महासागरीय निक्षेप होता क्या, यानी निक्षेप का मतलब होता है जमाव। निक्षेप का मतलब क्या होता है, जमाव। यानी महासागरों के अंदर जो आपके अलवणीय पदार्थ है, या अपन कह सकते हैं नदियों द्वारा लाया गया मलबा है, या अपन कह सकते हैं जैसे कोई उपग्रह है, समुद्री यान, आपका हवाई जहाज वगैरह है, हेलीकॉप्टर वगैरह है, अगर ये मान लो कहीं क्रैश हो जाए और समुद्र में गिर जाए तो उनका मलबा है अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं जैसे ये मिट्टी आती है नदियों के साथ में, गाद वगैरह, इनसे हो सकता है। या जो महासागरों के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, मृत जीव जंतु है, पेड़ पौधे, कई प्रकार की जो वनस्पतियां पाई जाती है, उनका जो निक्षेप या जो मलबा होता है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, महासागरीय निक्षेप कहते हैं। अब महासागरीय जो निक्षेप है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, इनको अपन सामान्य रूप से अगर वर्गीकरण किया जाए तो ये 4 प्रकार का होता है। जैसे देखो अपन बात करते हैं इन महासागरीय निक्षेप के बारे में। देखो महासागरीय निक्षेप तो सामान्य भाषा में एक लाइन में अगर कहा जाए तो समुद्र में पाए जाने वाले जो अनावश्यक जो तत्व है या मलबा है उन्हीं को अपन महासागरीय निक्षेप कहते हैं। और महासागरीय निक्षेप को सामान्य रूप से अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। सामान्य रूप से अगर सामान्य कहीं वर्गीकरण आ जाए तो अपन 4 प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं इसको पढ़ने के तरीके से। देखो सबसे पहला होता है स्थलजात या भूमिज, यानी ऐसे महासागरीय जो निक्षेप जो भूमि पर या स्थलजात यानी स्थल भाग पर जो पाए जाते हैं और वो फिर धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्थलजात या भूमिज। तो देखो इनमें कौन कौन है, प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो एक तो होता है बजरी, एक होता है आपका बजरी, और दूसरा होता है रेत, गाद, जिसको अपन गाद भी कह सकते हैं, मृत्तिका कह सकते हैं, और तीसरा होता है आपका पंख। अब ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर बजरी की बात की जाए तो बजरी को अपन सामान्य रूप से कणों के आधार पर, किन के आधार पर, अगर आपको बजरी जैसे आप कहोगे एक शब्द में बजरी, लेकिन कणों के आधार पर उनको भी अपन अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। जैसे देखो बजरी के जो सबसे बड़े कण होते हैं जैसे ये कणिका, अब ये भी 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, केवल और केवल कणों के व्यास के आधार पर इनको अपन 4 भागों में पढ़ते हैं। कणों के व्यास यानी कण जो बड़े छोटे होते हैं उनके आधार पर, व्यास के आधार पर अपन 4 भागों में पढ़ते हैं। एक होता है कणिका, इसके कण 2 से लेकर 3 mm, 2 से लेकर 3 mm, और गुट्टिका होती है, उसके कण होते हैं 4 से लेकर 63 mm के बीच में, 4 से 63 mm के बीच में। एक होता है गोलास्मिका, 64 से लेकर 256 mm, 64 से 256 mm। एक होता है आपका गोलास्म, गोलास्म होता है 256 mm से अधिक, 256 mm से अधिक बड़े कण होते हैं उन्हें अपन गोलास्म कहते हैं। तो देखो इनको अपन ने बांट दिया, कणिका हो गया, गुट्टिका हो गया, गोलास्मिका हो गया और गोलास्म। ये 4 भागों में अपन कणों के आधार पर बजरी का वर्गीकरण करते हैं। ये जो 4 भाग जो समुद्र में पाया जाता है ये क्या है, निक्षेप है बजरी के रूप में। फिर अपन बात करते हैं रेत। अब देखो रेत मध्यम मोटी भी होती है, बारीक भी होती है, और बड़े कणों वाली भी होती है और छोटे कणों वाली भी होती है। इनको भी, रेत को भी अपन 5 भागों में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, रेत के जो कण होते हैं ना वो 1 mm से लेकर 101/16 mm के बीच में पाए जाते हैं। mm के बीच में 1 से लेकर 1/16 mm के मध्य पाए जाते हैं वाले कण, इनको अपन क्या कहते हैं, रेत या गाद कहते हैं, यानी बारीक कण। बजरी से भी बारीक कण होते हैं, ठीक है ना, वो समुद्र के अंदर तक जाते हैं, चले जाते हैं उनको। फिर अपन बात करते हैं पंख। अब देखो
जिसको आप उज भी कह सकते हो, पंख या उज। तो देखो ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के समुद्र में पंख पाए जाते हैं। एक नीला पंख होता है, एक लाल पंख होता है, एक हरा पंख होता है। अब देखो नीला, लाल और हरा, इनमें भी कई प्रकार के हैं। जैसे देखो अगर अपन चूने की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाए कि भाई लाल पंख में चूना कितना पाया जाता है, हरे पंख में चूना कितना पाया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है जैसे नीला पंख है वहां पर आपको चूने की मात्रा 35% पाई जाएगी, और जो आपका लाल पंख है, नीले के बाद में लाल में 32% चूने की मात्रा पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं हरा पंख, हरे पंख में 50% चूने की मात्रा पाई जाती है। आपको सीधा पूछेंगे लाल पंख में चूने की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो लाल दूसरे नंबर वाला होता है, तो दूसरे नंबर में 32%। तो ऐसे याद रखना है, नीला, लाल, हरा और 35, 32 और 50 ये प्रतिशत है चूने की मात्रा। अब लाल है तो लाल क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए लोहे ऑक्साइड के कारण इन पंख का रंग लाल हो जाता है। लोहे ऑक्साइड, जैसे आप लाल मिट्टी पड़ते हो तो वहां पर भी लोहे ऑक्साइड आता है, उसके कारण मिट्टी का रंग भी लाल हो जाता है। तो इस पंख का रंग भी लाल होने का प्रमुख कारण है लोहे ऑक्साइड का होना। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए नीला पंख है तो नीला होने का कारण क्या है, आपको याद रखना लोहे के साथ में यहाँ सल्फाइड के कण है। किसके कण है, लोहे सल्फाइड के अयस्क या कणों के आधार पर या उसके आधार पर इसका पंख का रंग हरा हो जाता है, नीला हो जाता है। किसे, लोहे सल्फाइड के कारण क्या हो जाता है, नीला हो जाता पंख। और एक होता है हरा पंख। हरा पंख जो एक ग्लूकोटेरिना आता है आपको, उनके कारण हो सकता है, नहीं तो आपको ध्यान रखना रासायनिक क्रिया के द्वारा ये जो पंख है ये हरा हो जाता है। और इनमें चूने की मात्रा ये क्रम से याद रखना है, पहले नीला पंख आएगा, फिर हरा लाल पंख आएगा, फिर हरा पंख आएगा। अब चूने की मात्रा 35%, फिर 32%, फिर 50%। देखो यहाँ चूना मात्रा लिखा 35, 32 और 50%। ये होता है स्थल जात पंख। इनको अपन क्या कहते हैं, भूमिज या स्थल जात निक्षेप कहते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं ज्वालामुखी निक्षेप। अब ज्वालामुखी निक्षेप में क्या होता है, जैसे देखो ज्वालामुखी निक्षेप में आपको पता है जब कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जरूरी नहीं है कि ये ज्वालामुखी स्थल भाग पर भी उत्पन्न हो। ज्वालामुखी समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो जब ज्वालामुखी समुद्र के अंदर विस्फोट होता था, उनसे जो पदार्थ निकलते हैं, जो निक्षेप निकलते हैं, जो मलबा निकलता है, वो समुद्र के अंदर क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो उनके जो निक्षेप है उनको अपन क्या कहते हैं, महासागरीय ज्वालामुखी निक्षेप कहते हैं। यानी महासागरों के अंदर ज्वालामुखी द्वारा जो मलबा जमा किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी निक्षेप कहा जाता है। ये हो गया आपका ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ठीक है। एक होता है देखो अजैविक, अजैविक जिसको आप अकार्बनिक भी कहते हो। अजैविक का मतलब है जिसमें जीव जंतुओं का कोई रोल नहीं हो, जैसे लाल मृत्तिका, लाल मृत्तिका, और एक है लोहा। अब ये जो है इनमें से अगर आपको पूछे जाए तो लाल मृत्तिका लगभग आपका 36% तक पाई जाती है समुद्र में। अगर इन सभी में से, इन चारों में से किसका प्रतिशत ज़्यादा है, अगर लाल मृत्तिका ऑप्शन में है तो आपको ध्यान रखना है लाल मृत्तिका समुद्री निक्षेप में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये प्रश्न पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना अजैविक पदार्थों में लाल मृत्तिका सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और लोहा, लोहा भी पाया जाता है समुद्रों के जो महासागरीय निक्षेप है वहाँ पे। अब अपन बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है जैविक निक्षेप। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना, एक तो यहाँ से आपको प्रश्न आ सकता है, और एक यहाँ जो आपके पंख दिए हुए हैं लाल, हरा, नीला पंख। और फिर अपन बात करते हैं जैविक निक्षेप। अब जैसे जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, समुद्री जो जंतु वगैरह होते हैं, कई सारे समुद्र में प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके निक्षेपों से जो निर्मित होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जैविक निक्षेप कहते हैं। अब ये जैविक निक्षेप मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो देखो अगाध सागरीय निक्षेप, और इसी को अपन क्या कहते हैं, पेलेजिक निक्षेप कहते हैं। और एक होता है नेरेटिक निक्षेप, या इसे अपन क्या कहते हैं, तट तलवासी निक्षेप कहते हैं। एक तो देखो तट के पास में जो निक्षेप पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, और एक जो समुद्र की अगाध गहरी यानी जो ज्यादा गहरा भाग है वहां पे जो निक्षेप पाए जाएंगे। तो देखो समुद्र के जो पास में जो निक्षेप पाया जाता है नेरेटिक निक्षेप, तो समुद्र के तट के पास में जो लहरों के साथ में जैसे मृत जीव जंतु है, पेड़ पौधे है या अन्य अवशेष है जो
प्रजातियों के, वो धीरे धीरे लहरों के साथ में तट के पास में आ जाते हैं, इसलिए इसे तट तलवासी निक्षेप भी कहा गया है। इसमें मोलस्क जीव हो सकते हैं, रेडियोलेरियस जीव हो सकते हैं। इन जीवों के अवशेष या मृत जीवों के अवशेष, पेड़ पौधों का अवशेष, इसे पर नेरेटिक का मतलब निष्क्रिय। आप याद करने के तरीके से इस प्रकार इसको याद कर सकते हो, निष्क्रिय। देखो नेरेटिक न से निष्क्रिय, तो जीव जंतु है, मृत पेड़ पौधे है या जो अवशेष के रूप में आते हैं वो उसको अपन नेरेटिक कहते हैं। और पेलेजिक का मतलब है जो जीवित है, ठीक है ना। तो पेलेजिक का मतलब जो जीवित है, जो जीवित जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनके जो अवशेष है वो अपन इसमें पढ़ते हैं अगाध सागरीय या पेलेजिक में। अब पेलेजिक में भी आपको ध्यान रखना, ये जो अगाध सागरीय निक्षेप होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना। और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ये होता है अगाध सागरीय या पेलेजिक निक्षेप, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चूना प्रदान, यानी जिसमें चूने की मात्रा अधिक हो, और एक होता है आपके सिलिका प्रदान, जिसमें रेत की मात्रा, सिलिका यानी मिट्टी या रेत, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो, उसे अपन सिलिका प्रदान कहते हैं। अब कभी कभार तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये चार आपको ऑप्शन में देंगे, टेरापोड है, ग्लोबिजेरिना है, और रेडियोलेरियम है, और अन्य कोई, और उनमें से आपको पूछ लेंगे चूना प्रदान कौन है, या आपको पूछ लेंगे सिलिका प्रदान कौन है। तब भी आपको ध्यान रखना, उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो जो चूना प्रदान जो आपके निक्षेप हैं समुद्री, ये 1000 से लेकर 2000 फेदम गहराई पर पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है एक फेदम बराबर 6 फीट होता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक फेदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। तो जो 1000 से लेकर 2000 फेदम की जो गहराई पर पाए जाते हैं उन्हें अपन चूना प्रदान कहता है। उनमें अपन को दो ध्यान रखना। देखो एक तो टी है और एक जी है, जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं टी जी, या अपन ऐसे याद कर सकते हैं ताई जी, ताई, THAI और जी, ताई जी, ताई जी। तो ये भी अपन याद कर सकते हैं टी जी। अब देखो चूने में आपको ध्यान रखना है, तो चूना, ताई जी। तो देखो ये जो है ना टी, इसको कहते हैं टेरोपोड। इसको क्या कहते हैं? टेरोपोड। ताई जी में टी होता है टेरोपोड। और जी को कहते हैं ग्लोबिजेरिना। जी को क्या कहते हैं? ग्लोबिजेरिना। फिर देखो अब अपन बात करते हैं सिलिका प्रदान। सिलिका प्रदान जो 2000 से लेकर 5000 फेदम की गहराई पर पाया जाता है, यानी ये ज़्यादा गहराई पर पाया जाता है। और इनमें जो DR है, ये डी का मतलब होता है डाइटम। डी का मतलब क्या होता है? डाइटम। और आर का मतलब होता है रेडियोलेरियंस। आर का मतलब रेडियोलेरियंस। तो देखो डॉक्टर, DR को अपन क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहता है कि सिलिका का मतलब मैंने अभी आपको क्या कहा? रेत। तो डॉक्टर क्या कहता है? रेत नहीं खानी है। DR का मतलब डॉक्टर कहता है रेत नहीं। अपन डॉक्टर को क्या लिखते हैं? ऐसे DR लिखते हैं, DR मिस्टर। तो DR डॉक्टर कहता है रेत नहीं खानी है। और ताई जी अपना जो मकान बन रहा है उसमें चूना डाल रहे हैं, चूना। तो ताई जी से चूना याद रखना, और DR से आपको याद रखना है सिलिका प्रदान, यानी रेत नहीं खानी। तो D का मतलब हो गया डाइटम, और R का मतलब हो रेडियोलेरियम। जैसे डाइटम में जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, इनके जो अवशेष वगैरह हैं उनको रखते हैं, यानी। और जो रेडियोलेरियम, इसमें रेडियोलेरियम वगैरह जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये महासागरों के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। इनमें भी अलग अलग नाम दिए हुए हैं कौन कौन से महासागर है, लेकिन वहाँ से नहीं प्रश्न पूछ के आपको ये ध्यान रखना, अगर इन चारों में से पूछ लिया जाए टेरिपोड, ग्लोबिजेरिना, डाइटम और रेडियोलेरियम, इन चारों में से पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा समुद्री निक्षेप में किसका योगदान है, तो ध्यान रखना ग्लोबिजेरिना का योगदान है। किसका योगदान है? ग्लोबिजेरिना का। और इन तीन के साथ में अगर लाल मृत्तिका को जोड़ दिया जाए कि भाई डाइटम हो गया, ग्लोबिजेरिना हो गया, रेडियोलेरियम हो गया और लाल मृत्तिका हो गया, तो उस समय लाल मृत्तिका का सबसे ज़्यादा है। और इन चारों में से ग्लोबिजेरिना सबसे ज़्यादा समुद्री निक्षेप के रूप में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन पाया जाता है। अगर सारे में से पूछ लिया जाए तब तो ध्यान रखना लाल मृत्तिका पाया जाता है। और अगाध सागरीय निक्षेप में इन चारों में से पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कौन है, तो आपको ध्यान रखना ग्लोबिजेरिना निक्षेप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा महासागरीय निक्षेप, और महासागरीय निक्षेप होते क्या है। और महासागरीय निक्षेप में आपको ध्यान रखना जो ये लाल मृत्तिका वाला है ना, यहाँ पे अधिक गहराई में जो सोने के भी निक्षेप पाए जाते हैं।
सोने के निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि लाल निक्षेप में सोने के निक्षेप भी पाए जाता है। तो आज हमने पढ़ा महासागरीय निक्षेप, निक्षेपों के क्या प्रकार हैं, निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, निक्षेप में कौन सी मात्रा सर्वाधिक होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें वीडियो पर, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।